21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए कार्यस्थल कौशल, जिसमें आज का विषय है वैश्विक मुद्दे और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, भाग 2। यह सत्र प्रमुख वैश्विक मुद्दों के समाधान एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर केंद्रित है। पिछले सत्र में हमने देखा कि क्या वैश्विक मुद्दे, उनकी प्रकृति और उनका स्वरूप है। यहाँ पर हम वैश्विक मुद्दों के समाधान और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर चर्चा करेंगे। अधिगम उद्देश्य है यह समझ विकसित करना कि व्यक्तिगत कार्य और जिम्मेदारियां कैसे वैश्विक समस्याओं के समाधानों में सहायक होती हैं, योगदान प्रदान करती हैं। दूसरा अधिगम उद्देश्य है नैतिक उपभोग, सतत जीवन शैली और संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट करना। तीसरा अधिगम उद्देश्य है सामाजिक समरसता, समावेशिता और सह अस्तित्व जैसे मूल्यों को जीवन और समाज में अपनाने के लिए प्रेरित करना। मुख्य चौथा उद्देश्य है युवाओं की भूमिका, सामुदायिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में कैसे प्रयोग करना और उन्हें समझना। आइए पहले व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर उसका प्रभाव देखते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ है हम अपने स्तर से ऐसे कार्य करें जो समाज, पर्यावरण और मानवता के लिए सकारात्मक प्रभाव डालें। उदाहरण, पर्यावरण संरक्षण, हमें प्लास्टिक का कम प्रयोग करना है, जल ऊर्जा की बचत करनी है, वृक्षारोपण करना है। सामाजिक समानता, शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना है, कमजोर वर्ग की मदद करनी है और उन्हें मुख्य धारा में लाना है। तकनीकी जिम्मेदारी, डिजिटल माध्यम का सही उपयोग करना है, फेक न्यूज़ नहीं फैलानी है। राजनीतिक जिम्मेदारी, मतदान करना है, कानून का पालन करना है, शांति बनाए रखना है। आर्थिक जिम्मेदारी, हमें कोई कर लेते हैं तो उसे समय पर अदा करना है, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है, आपसी सहयोग स्थापित करना है। हमारा दायित्व या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को कैसे अपनाना है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ है अपने कार्यों, निर्णयों और उनके परिणामों की जवाबदेही स्वीकार करना। इसमें केवल कानूनी और नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्व भी शामिल हैं। जवाबदेही यानी हमारे द्वारा किए गए कार्यों के जो परिणाम हैं उन्हें स्वीकार करना। नैतिक आचरण, ईमानदारी और सामाजिक उपयोगिता के साथ कार्य करना। आत्म अनुशासन, व्यक्तिगत आचरण को नियंत्रित करना और अन्य के प्रति जिम्मेदारी यानी परिवार, समाज, विश्व, एक बंधुत्व की भावना के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझना। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का प्रभाव, इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सामाजिक क्षेत्र में समानता, भाईचारा और सहयोग बढ़ता है। आर्थिक क्षेत्र में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रोजगार और उत्पादकता में सुधार होता है। सतत विकास का मतलब है कि हमें ऐसे विकास की ओर बढ़ना है जिस विकास में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचें, ना कि संसाधनों का आज ही हम इतना प्रयोग कर लें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई संसाधन न बचे। पर्यावरणीय जिम्मेदारी हमारी है कि प्रदूषण को कम करें, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और जैव विविधता को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। राजनीतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारा उत्तरदायित्व है कि यदि लोकतंत्र मजबूत होता है, भ्रष्टाचार और अस्थिरता कम होती है तो उसके लिए प्रयास करने हैं। वैश्विक स्तर पर जो हमारी जिम्मेदारी है वो है जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी चुनौतियों से निपटने में सहयोग करना। वैश्विक समस्याएं केवल नीतियों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और छोटे छोटे प्रयासों से भी हल हो सकती हैं। हर नागरिक का योगदान मिलकर एक बड़े बदलाव को ला सकता है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर हम उच्च मानकों को स्थापित कर सकते हैं। नैतिक उपभोग और सतत जीवन शैली पर चर्चा करते हैं। नैतिक उपभोग, एथिकल कंजम्पशन एंड सतत जीवन शैली मतलब सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। उपभोक्ता और खरीद और उपभोग की आदतों का समाज, पर्यावरण और मानवाधिकार पर प्रभाव देखें। हम जो वस्तुओं को उपयोग कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एक समय हमने प्लास्टिक को बहुत नई चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सबको अच्छा लगने लगा था कि प्लास्टिक में सामान ले जाना, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करना। लेकिन आज वही प्लास्टिक हम सब के मानव के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है कि कैसे उसका निस्तारण किया जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हम चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, जो हम आदतें डाल रहे हैं, वो आदतें दीर्घकालिक वैश्विक या समाज पर क्या प्रभाव डालेंगी। जैसे वैश्विक मुद्दों से इनका संबंध क्या है। बाल श्रम और श्रमिक शोषण, प्रदूषण की समस्या, अत्यधिक उपभोगवाद, हमारी जो क्षमता है उससे ज़्यादा सामग्री लेते हैं, कंजम्पशन करते हैं। कारण क्या होगा।
वो एक्सपायर हो जाएगी, फिर हम उसे बर्बाद करके फेंक देंगे, और फेंकेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम स्थानीय और फेयर ट्रेड उत्पाद को खरीदें, हम कम सामान खरीदें, टिकाऊ सामान खरीदें, हम रिसाइकिलिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा दें, जिससे कि हमारे द्वारा फेंकी गई सामग्री को पुनः कोई उपयोग में लाया जा सके, जिससे कि जो कचरा है, प्रदूषण है, जो जगह जगह शहरों में आप देख रहे हैं कि जो डंपिंग ग्राउंड्स हैं, वो इतने बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड्स प्रदूषण के आज मुख्य केंद्र बन गए हैं, बीमारियों का केंद्र बन गए हैं। और ये पूरे विश्व की चुनौती है कि वो अपने अपने देशों की जो डंपिंग सामग्री है, जो कूड़ा है, उसको कैसे निस्तारित करें। सतत जीवन शैली का मतलब है ऐसा जीवन जीना जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए संतुलित पर्यावरण छोड़े। इसमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जैव विविधता के संकट को मुख्य रूप से देखा जा रहा है, जिसके लिए हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम ऊर्जा और जल की बचत करें, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, कार शेयरिंग को अपनाएं, पेट्रोल बचाना है, हमें ईंधन बचाना है तो वृक्षारोपण और पर्यावरण करें, को बचाना है तो अनुकूल तकनीकी अपनाएं, स्थानीय और मौसमी भोजन को प्राथमिकता दें। युवाओं की भूमिका, किसी भी देश के लिए युवाओं की भूमिका एक परिवर्तन के वाहक के रूप में मानी जाती है। युवा नई सोच और नवाचार से वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान देते हैं। शिक्षा और तकनीकी का सही उपयोग करके समाज में सतर्कता, बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और समानता के लिए जागरूकता फैला सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जागरूकता और सामाजिक अभियानों को आगे बढ़ा सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, मतदान, नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी दे सकते हैं। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन और सामाजिक नवाचार पैदा कर सकते हैं। वैश्विक नागरिकता की भावना से सीमाओं से परे सोचना और सहयोग करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। युवा खेल, कला और संस्कृति के माध्यम से एकता, शांति और सहयोग का संदेश दे सकते हैं। इसलिए युवाओं की भूमिका वैश्विक समस्याओं के समाधान में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रेरणादायक युवाओं के कार्यों के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। आप सब इन युवाओं से परिचित हैं। पहली है मलाला यूसुफजई, जिन्होंने शिक्षा के अधिकार और बालिका शिक्षा के लिए वैश्विक अभियान चलाया। आप जानते हैं कि इन्होंने केवल सोशल मीडिया का उपयोग करके बालिका शिक्षा की समस्याओं को पूरे समाज तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो इनकी भूमिका बालिका शिक्षा के क्षेत्र में समाज को जोड़ने की और इस वैश्विक समस्या से सबको निदान दिलाने के लिए जो प्रयास किए गए वो अद्वितीय है। ग्रेटा थुनबर्ग, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर आंदोलन शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले स्वीडन में ये चर्चा चलाई कि हम जिस प्रकार हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, आने वाले समय में फ्यूचर में क्या समस्याएं आएंगी और क्या सभी देशों को एक साथ एकत्रित होकर के पर्यावरणीय संरक्षण के लिए हमें या फ्यूचर के लिए अपने एनवायरनमेंट को संरक्षित करने के लिए हमें प्रयास नहीं करने चाहिए। और अपने इन प्रयासों से इन्होंने लाखों युवाओं को प्रेरित भी किया, अपने साथ जोड़ा भी। और सबसे बड़ी बात है कि ये समस्या को, एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। एक उत्कृष्ट काम कर रहे हैं बायंसलैट, ये नीदरलैंड के हैं और इन्होंने एक मुहिम चलाई है द ओशियन क्लीन अप प्रोजेक्ट। और ओशियन क्लीन अप प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े ऐसे यंत्र बनाते हैं जिनकी सहायता से जो समुद्र और महासागरों में जो प्लास्टिक इकट्ठा हो गई है उस प्लास्टिक को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और अपने इस प्रयास के लिए पिछले 10-15 सालों में लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र से निकाल चुके हैं, बाहर कर चुके हैं, जिससे इन्होंने समुद्र की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको संतुलित करने का कोशिश किया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक है, जो घरों में हम छोटे छोटे प्लास्टिक यूज़ करते हैं, और चाहे हम शैम्पू का पाउच यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम दूध की थैली में से जब उसे फाड़ते हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा हम फेंक देते हैं, बड़े टुकड़े को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम रिसाइकिल के लिए भी ले जा रहे हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़े जो नदियों नालों के तहत बरसातों के समय में बह करके पहुँचते हैं नदी तक, नदी से समुद्र तक, और समुद्र में जाके वो बायोडाइवर्सिटी को ख़राब करते हैं। तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको कैसे कम किया जाए, कैसे सामाजिक जागरूकता लाई जाए।
इसी क्रम में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कुछ हमारे इंडियन हीरोज़ के लिए, या हमारे उत्तराखंड के चंदन नयाल जी, जो मूलतः ओखलकांडा ब्लॉक के नाई गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में पूरी निष्ठा के साथ प्रकृति की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। अब तक इन्होंने हजारों पेड़ लगाए हैं, साथ ही कई पोखरों और तालाबों का निर्माण भी करवाया है, जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी अमूल्य है, जिन्हें मोदी जी ने सम्मानित भी किया है। इनके कुछ अभियान जो भी चल रहे हैं वो जल, जंगल, जमीन, प्रकृति का संरक्षण, यही मेरा जीवन, बाज बचाओ बाँच लगाओ अभियान ये चला रहे हैं। चाल खाल पोखर अभियान के तहत ये जो छोटे छोटे तालाब और पोखर हमारे गांव में हैं, पहाड़ों में हैं, उनको दोबारा पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दिशा में एक बेहतरीन नाम सीनियर्स हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि पर्यावरण बचाने की लाजवाब कोशिश की है आबिद सुरती जी ने। इनका कहना है कि आप जहाँ हैं शायद वहाँ से गंगा या यमुना को न बचा सकें, पर कुछ बूंदें जरूर बचा सकते हैं। इन्होंने जो हम घरों पर नल यूज कर रहे हैं या सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर भी जल नल लगे हुए हैं, उनमें से जो पानी की बूंदें टपकती हैं, इनको ये रिपेयर करते हैं और उन बूंदों को नहीं टपकने देते हैं, रिपेयर करके जल संरक्षण में मदद करते हैं। तो इनका जो प्रयास है कि जल बचाएंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को जल मिलेगा। इसी दिशा में राजस्थान अलवर के राजेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने मिट्टी के बांध बनाकर जल संरक्षण की योजना ऐसी चलाई कि उनकी मुहिम से मैक्सिक अवार्ड तक ये पहुँचे। ये जो राजस्थान में जल की समस्या है उसके लिए बांध बनाते हैं मिट्टी के, जहाँ पर जल संरक्षण होता है। जल संरक्षण से लोगों को जल की समस्या से निजात मिलता है। दरीपल्ली रमैया, जिन्हें भारत के ट्री मैन कहते हैं, ये अपनी साइकिल में बीज और छोटे छोटे पौधे लेकर जन समाज में जाते रहते हैं और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ इन्होंने अभी तक लगा दिए हैं। वर्तमान में ये नहीं रहे, लेकिन इनके जो प्रयास हैं वो देखे जा रहे हैं, अब रंग ला रहे हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या अगले हीरो आप होंगे? क्या आप इस दिशा में अपना नाम या समाज को कुछ ऐसा देंगे जिससे हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ प्रयास कर सकें? कैसे व्यक्तिगत जिम्मेदारियां वैश्विक समाधान में योगदान देती हैं? इसमें आपने देखा पर्यावरणीय संरक्षण, पेड़ लगाना, नवीनीकरण ऊर्जा अपनाना, सामाजिक उत्तरदायित्व, समानता, सहयोग और समरसता का बढ़ावा देना, सतत उपभोग, जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करनी है, अपशिष्ट को कम करना है, वैश्विक प्रभाव, सामूहिक प्रयासों से जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसी समस्याओं का समाधान करना है, शिक्षा और जागरूकता, अपने आसपास के वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलानी है, डिजिटलाइजेशन का सही प्रयोग करना है, स्वयंसेवी भागीदारी करनी है और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रयास करना है। पर्यावरणीय संरक्षण पर अनेक महत्वपूर्ण अधिनियम, एक्ट, नीतियाँ, पॉलिसीज़ जो अभी तक शामिल हुई हैं उन पर चर्चा करते हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन में हुआ था, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचे की नींव वहाँ से रखी गई थी। 1974 में जल यानी प्रदूषक नियंत्रण अधिनियम जो है ये बनाया गया था, जिसमें जल प्रदूषकों को नियंत्रित करने, जिसमें आप जानते हैं कि पीसीबी जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई। 1976 में 42वां संशोधन लाया गया, जिसमें अनुच्छेद 48A और 51AG के तहत राज्य और नागरिकों के लिए पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य निर्धारित किया गया। 1981 में वायु प्रदूषण पर चर्चा की गई, जिस पर अधिनियम लाया गया कि वायु प्रदूषण को रोकना और निगरानी करना ये जरूरी है। 1982 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन लाया गया, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों को संरक्षित और उनके क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाने की बात कही गई। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिसमें भोपाल गैस की त्रासदी के बाद बना व्यापक नियंत्रक एक्ट यानी अम्ब्रेला एक्ट एक बनाया गया। 1988 में गंगा कार्य योजना, जिसमें गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने की बात कही गई। वर्ष 1980 से निरंतर जो उत्तराखंड के द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण पर नीतियां बनाई गई हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 1980 से निरंतर उत्तराखंड जाना जाता है चिपको आंदोलन के लिए, जिसमें सामुदायिक पहल और सरकार की प्रेरणा है, जिसमें वृक्ष बचाओ अभियान था, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था और राज्य सरकार को पर्यावरण से संवेदनशील नीतियां बनानी पड़ी। 2001 में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद विशेष वन नीति बनाई गई, जिसमें वनों की सुरक्षा,
हरित आवरण को बढ़ाना और स्थानीय जन भागीदारी को सुरक्षित करना नीति में शामिल किया गया। 2003 में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र में व परंपरागत ज्ञान की रक्षा करने के लिए योजना बनाई गई। 2005 में हिमालयन इकोलॉजी संरक्षण नीति बनाई गई, जिसमें नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी की रक्षा हेतु विशेष प्राविधान रखा गया। 2008 में गंगा संरक्षण पहल, जिसमें गंगा और गंगा की सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकने की कोशिश की गई। 2014 में हर घर हर्बल योजना सरकार द्वारा लाई गई, जिसमें प्रत्येक घर में एक औषधीय पौधे को लगाना और उसका संरक्षण करने पर जोर दिया गया। 2016 में नंदा देवी और फूलों की घाटी बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व धरोहर सूची यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया, जिससे प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता को वैश्विक पहचान मिल सकी। 2017 में राज्य जल नीति लाई गई, जिसमें नदियों, झीलों, जल स्रोतों के संरक्षण और जल संचयन और भूजल प्रबंधन की बात कही गई है। 2019 में एक व्यक्ति एक वृक्ष योजना सरकार द्वारा लाई गई है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित करना उसका लक्ष्य है। 2020 में स्प्रिंग पुनर्जीवन योजना, जिसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में जो जल स्रोत सूख रहे हैं उनको पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2021 में उत्तराखंड हिमालयन पारिस्थितिकी संरक्षण नीति बनाई गई, जिसमें हिमालय संवेदनशील क्षेत्रों में विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई। 1923 में प्लास्टिक प्रतिबंध और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पर सख्ती लाई गई है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन की बात कही गई है। वर्तमान में वन पंचायत प्रणाली और ग्रामीण स्तर पर वनों के संरक्षण के उपयोग में जन भागीदारी की जा रही है। व्यक्तिगत कार्य और जिम्मेदारियां हैं कि वैश्विक समस्याओं के समाधान की कुंजी होती हैं। अगर हम कहें कि हर व्यक्ति का आचरण वैश्विक प्रभाव डालता है, तो वो अपने आचरणों को सुधारे। छोटी छोटी आदतें यानी ऊर्जा का बचत, ग्रीन ऊर्जा यानी सोलर ऊर्जा का उपयोग, पानी का संरक्षण, कचरा प्रबंधन, ये बड़े बदलाव ला सकती है। जैसे सतत उत्पादों का उपभोग करना, ऐसे उत्पाद का प्रयोग करना जो समाज और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी हैं। जागरूक उपभोग की प्रकृति संसाधनों को संतुलन बनाए रखा जा सकता है। हमने जाना वैश्विक मुद्दे और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व विषय पर चर्चा की। इसके अधिगम परिणाम आपके सामने रहेंगे। अधिगमकर्ता अध्ययनकर्ता वैश्विक समस्याओं को समझते हुए उनमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे। अध्ययनकर्ता जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकट के कारणों तथा प्रभावों का विश्लेषण कर सकेंगे। वे सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक दृष्टिकोण से जिम्मेदार नागरिकता का प्रदर्शन कर सकेंगे। अध्ययनकर्ता वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु आलोचनात्मक और सृजनात्मक सोच को लागू कर सकेंगे। धन्यवाद।